हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी MPSC 008 का पार्ट 3 वीडियो है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा अगर आप हमारे MPSC कोर्सेज के लिए जो लाइव क्लासेस चल रही हैं उनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप हमारी लाइव क्लासेस को देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपने MPSC 8 या आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर्स को परचेज नहीं किया है तो ये जो नंबर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो इस नंबर पे आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर और नोट्स को परचेज कर सकते हो। सो ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले के 2 वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना। नाउ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे आपको डिस्कस करना है रिलीजियस डाइवर्सिटीज के बारे में। व्हाट आर द मेन रिस्पॉन्सेज ऑफ नेशनलिस्ट। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी थे उनकी जो मुख्य प्रतिक्रियाएं हैं भारत में धर्म को लेकर या फिर मैं कहूँ धार्मिक विविधता को लेकर क्या थी, उस पर हम बात करेंगे। सो एज वी ऑल नो कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग धर्म पाए जाते हैं और विभिन्न धर्मों के लोग साथ रहते हैं। धार्मिक जो विविधता होती है इसने भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण को गहराई से प्रभावित भी किया है। तो यहाँ पे हमें जो रिलीजियस डाइवर्सिटीज इंडियन पॉलिटिक्स में देखने के लिए मिलती है वो क्या क्या है कि पहला क्या कि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। दूसरा, वो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो यहाँ पे जो वोटिंग पैटर्न है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है, यानी कि ओवरऑल चुनाव की राजनीति पर विभिन्न जो धर्म है वो प्रभाव डालते हैं। इंडिया के अंदर माइनॉरिटी राइट्स और उनके रिप्रेजेंटेशन को लेकर काफी एक चर्चा का विषय रहता है, हमेशा डिबेट्स होते रहते हैं। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार एवं प्रतिनिधित्व के लिए राजनीतिक चर्चा, ये सब एक महत्वपूर्ण विषय है। एट द टाइम्स ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस लीड टू कम्युनल टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। और कभी कभी हम क्या देखते हैं, देश के अंदर धर्म के नाम पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी धार्मिक भिन्नताएं सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष का कारण बनती हैं। फाइनली, सब कुछ होने के बावजूद भी हमें देश में विविधता में एकता देखने के लिए मिलती है, यानी कि भिन्नताओं के बावजूद भी धार्मिक विविधता भारत की बहुलतावादी संस्कृति को मजबूत करती है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका रिलीजियस डाइवर्सिटीज पे जो डिस्कशन है वो खत्म हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हमारे नेशनलिस्ट के जो मेन रिस्पॉन्सेज हैं उन पे बात करोगे। तो जो भी हमारे विभिन्न राष्ट्रवादी थे उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि वो किसी एक धर्म को ज्यादा सपोर्ट करें, दूसरे धर्म को रिजेक्ट कर दें। वो हमेशा धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करते थे। देश की यूनिटी के लिए वो रिलीजियस डिफरेंसेस से ऊपर उठने की बात करते थे। साथ ही साथ माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते थे। तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन में सेफगार्ड दिए गए उन्हें, ताकि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। नेशनलिस्ट ने हमेशा ही एक शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज का जो कल्चर है वो इंडिया में बढ़ाया और देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की गारंटी प्रोवाइड की थी। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन लिख देना है कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो इंडियन पॉलिटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। नेशनलिस्ट ने सेकुलरिज्म, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब के माध्यम से देश में यूनिटी और हार्मनी को बना के रखने का काम किया है। फिर आपको बताने हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कि सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होते हैं और इंडियन पॉलिटिक्स में कौन कौन से टेंशन एरियाज हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर जो पावर्स होती हैं वो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड होती हैं। लेकिन इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर के पास रिलेटिवली लिटिल बिट ऑफ मोर पावर है। और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि देखो, देश का विभाजन हुआ था तो दोबारा से विभाजन जैसी स्थिति ना बने, इस वजह से देश की यूनिटी के लिए लिटिल बिट ऑफ जो पावर्स हैं वो सेंटर के पास ज्यादा थी। सेंटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है बट स्ट्रक्चर हमारा फेडरल ही है। तो भारत में सशक्त केंद्र के साथ संघीय शासन व्यवस्था है। संविधान ने केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया हुआ है, किंतु शक्तियां, वित्त और प्रशासन से जुड़े जो मुद्दे हैं समय समय पर उनमें तनाव होता रहता है। अब हम बात करेंगे कि जो विधायी संबंध है वो कैसे हैं। तो जो पावर्स हैं 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, जिसमें आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है।
तीनों सूची में अपने अलग अलग विषय होते हैं। विशेष परिस्थितियों में जो केंद्र है वो राज्य सूची के विषयों पर भी कभी कभी कानून बना लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करते हैं तो राज्य अनेक केंद्रीय कानूनों और योजनाओं को लागू करते हैं, यानी कि केंद्र के द्वारा चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं वो राज्य में लागू होती हैं। सेंटर इशू कर सकते हैं डायरेक्शन टू द स्टेट इन सर्टेन मैटर्स, और काफी सारे मैटर्स के अंदर जो सेंटर गवर्नमेंट है वो स्टेट को डायरेक्शंस प्रोवाइड यानी कि निर्देश प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने हैं इनके लेजिस्लेटिव रिलेशंस एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। फिर आपका आ जाता है फाइनेंशियल रिलेशंस। तो रिवेन्यू शेयरिंग की यहाँ पे बात होती है। रिवेन्यू शेयरिंग इज डन थ्रू द फाइनेंस कमीशन। स्टेट स्पेंड डिपेंड कंसिडरेबली ऑन द सेंट्रल ग्रांट। तो जो फाइनेंस है, जो वित्तीय है, वित्त आयोग के माध्यम से राजस्व का बंटवारा होता है, लेकिन जो राज्य हैं वो काफी हद तक वित्त के लिए दोस्तों किस पे डिपेंड रहते हैं? केंद्र की सरकार पे डिपेंड रहते हैं। तो कौन कौन से मेजर एरियाज ऑफ टेंशन है दोनों के बीच में? अनुच्छेद 356 आ गया। तो राजनीतिक कारणों से राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के आरोप लगाए जाते हैं। गवर्नर का रोल यहाँ पे देखा जाता है। कहा जाता है कि जो गवर्नर है वो सेंटर के लिए काम करते हैं, तो स्टेट में आकर वो इंटरवीन करते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नर के रोल पे डिस्प्यूट्स हो जाता है समटाइम्स। तो एलिगेशंस ऑफ डिसमिसिंग स्टेट गवर्नमेंट फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कई बार क्या होता है जब आर्टिकल 356 लगा दिया जाता है तो कहा जाता है कि जो सरकार है, वो जो राज्य सरकार है, वो अपने फायदे के लिए इस सरकार, राज्य की सरकार को बर्खास्त कर रही है। गवर्नर का रोल हो गया, उसके ऊपर डिस्प्यूट्स होते हैं। फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, कभी कभी जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा टैक्स और ग्रांट्स की डिमांड करने लग जाते हैं। दो स्टेट्स के बीच में जो रिवर वाटर वगैरह को लेकर डिस्प्यूट्स हो गया, जीएसटी, फिस्कल ऑटोनॉमी को लेकर डिस्प्यूट है। कई सारे स्टेट्स में जो लोग हैं वो रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, रिकॉग्निशन की डिमांड कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं लोगों की, रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारे मेजर एरियाज ऑफ टेंशन हो जाएंगे जिन्हें आप इन डिटेल एक्सप्लेन करके आओगे। यहाँ पे केवल और केवल मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। फिर आप इसका एक क्रिटिकल एनालिसिस करोगे, मतलब कि आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताओगे। तो सकारात्मक चीजों की बात करें तो वैसे तो ये देश में यूनिटी यानी कि एकता बना के रखने में सहायता करता है, और आपका जो डेवलपमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, देश के विकास में सहायक है ये फेडरल स्ट्रक्चर। नेशन में पूरे जो आपके राज्य है, पूरे देश में इक्वल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। फिर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, सेंटर की तरफ ज़्यादा झुकाव होने की वजह से फेडरलिज्म कमज़ोर हो जाता है। पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। फाइनेंशियल जो डिपेंडेंस है वो स्टेट की ऑटोनॉमी को लिमिट कर देती है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस इंडिया में जनरली हमें कोऑपरेटिव देखने के लिए मिलते हैं, बट ओकेजनली इनमें टेंशंस हो जाती हैं। तो क्या ज़रूरी है? सहकारी संघवाद की स्थापना करना। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट लिखना है इंडिया के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपके मेजर्स होते हैं जिसमें इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए काम किया जाता है। जो इलेक्शंस है वो ट्रांसपेरेंट हो, डेमोक्रेटिक हो, उसके लिए काम किया जाता है। तो चुनाव सुधार से तात्पर्य ऐसे उपायों से है जो चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाते हैं, और ये लोकतंत्र को मजबूत भी करते हैं। तो रिफॉर्म्स के अंदर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को लेकर आना, या फिर वोटर्स को अलाउ करना कि वो अपने वोट को वेरीफाई कर सकते हैं। वीवीपीएटी प्रणाली, कैंडिडेट्स को जो है अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, उनके एसेट्स हो गए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सब डिस्क्लोज करना पड़ता है। इससे इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है। ठीक है ना, उसको ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं ताकि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवा सके। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट निर्धारित कर दिया जाता है कि कुछ गाइडलाइंस हैं ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कुछ आचार संहिता उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी। वोटर की जो एज है, वोटिंग एज को 21 से 18 रिड्यूस कर दिया गया। तो ये सारे आपके क्या आ जाते हैं? रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता है। ये 6 तरह के रिफॉर्म्स किए गए ताकि चुनाव को मोर फेयर बनाया जा सके। इससे हमारे चुनाव क्या बनते हैं? निष्पक्ष होते हैं, जवाबदेही बढ़ती है, लोकतंत्र को मजबूती मिलती है, और मतदाताओं का देश के चुनाव में जो विश्वास है वो बढ़ता है। तो रिफॉर्म्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए।
और कॉन्टिन्यूस जो रिफॉर्म्स है चाहिए ही चाहिए अगर ट्रांसपेरेंसी लानी है, फेयरनेस लानी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। ठीक है ना। तो भारत में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव सुधार अत्यंत आवश्यक है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर सुधार करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। फिर आता है आपका रीजनल डिस्पैरिटीज के बारे में आपको लिखना है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज क्या होती हैं? ये होती हैं इनइक्वालिटीज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें देखने के लिए मिलती हैं। मतलब किसी स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर बहुत अच्छा, वहीं दूसरे रीजन में वैसा अच्छा नहीं, असमानता जो एक आप देख पा रहे हो। तो क्षेत्रीय विषमताओं का अर्थ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन स्तर में पाई जाने वाली असमानताओं से है। रीजनल डिस्पैरिटी में सबसे पहले इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज आता है। कुछ स्टेट्स इंडस्ट्रियलाइज्ड होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, कुछ बैकवर्ड होते हैं। एजुकेशनल डिस्पैरिटीज, कहीं पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है जैसे कि केरला, और वहीं दूसरे स्टेट्स में इतना लिटरेसी रेट देखने के लिए नहीं मिलता। कहीं पे लोगों तक हेल्थ केयर बहुत अच्छा है, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज है, तो ये डिफरेंस है वन रीजन से दूसरे में। इंफ्रास्ट्रक्चर की डिस्पैरिटीज हैं, तो रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं। अर्बन रूरल डिवाइड हम यहाँ पे देखते हैं। तो शहरी क्षेत्रों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा है। तो कारण क्या है? ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हमें देखने के लिए मिल रही हैं, क्षेत्रीय क्षेत्रीय विभिन्नताएं, इन विभिन्नताओं के पीछे के जो कारण हैं वो क्या है? पहला, क्योंकि जो रिसोर्सेज है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो संसाधनों का असमान वितरण है, ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन अनइवन है, पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंसेस हैं। तो ये सारे आपके मेजर कारण हो जाते हैं। इसका इम्पैक्ट, प्रभाव क्या पड़ता है? विकास असंतुलित है, मतलब देश में सारे रीजन्स में हमें इक्वल डेवलपमेंट देखने के लिए नहीं मिलता। फिर जिस वजह से लोग मजबूर हो जाते हैं बैकवर्ड रीजन से डेवलप्ड रीजन में माइग्रेट करने के लिए। सामाजिक तनाव बढ़ता है, राजनीतिक तनाव बढ़ता है और देश के एकता में ये बाधा बनता है। तो रीजनल डिस्पैरिटीज इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इम्पॉर्टेंट है कि सरकार बैलेंस मेंटेन करके चले, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे, इंक्लूसिव पॉलिसीज को अपनाए ताकि इन इनइक्वालिटीज को कम किया जा सके। ठीक है। तो आधारभूत संरचना को मजबूत करना है, समावेशी नीतियों को बनाना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं आप सभी के लिए मैराथन क्लास भी लेकर आऊंगी, ठीक है, जो कि आने वाली है हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल पे, जिसका लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको क्लास के शेड्यूल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो। ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल, लाइव चैनल, सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, एटलीस्ट जब तक के लिए तो कर ही लो।